हवेली के कमरे में खूनी वधू के साथ खड़े हर्षवर्धन नाम के उस आदमी के शरीर पर अपने बर्थमार्क जैसे निशान को देख चेतन हैरान ही था कि तभी हवेली में शोर मच गया कि कोई अनजान आदमी हवेली में घुसा है। चेतन सबसे नजरें बचाकर कमरे से बाहर निकला। चारों ओर हवेली के सेवक और पहरेदार उसे ही ढूंढ रहे थे। भागते भागते उसके मन में ख्याल आया कि हो ना हो जिन लोगों ने उसे हॉल में देखा था उनमें से ही किसी ने सेवक को बताया है। भागते हुए चेतन एक बड़े से गमले से टकराया तो उस गमले के गिरने से हुई आवाज को सुन एक पहरेदार चेतन की तरफ मुड़ा, लेकिन चेतन भी उसकी आंखों में धूल झोंक कर वहां से निकल गया। चेतन सबसे नजरें बचाकर हवेली से बाहर निकला और अंधेरा होने के कारण वो गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही चेतन का सिर एक पत्थर से टकराया और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद चेतन ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली तो खुद को फूलपुर गांव के उसी काल भैरव मंदिर की सीढ़ियों पर पाया, लेकिन इस वक्त दिन का उजाला था और यहाँ सब कुछ पहले की तरह सामान्य था। ये वर्तमान का फूलपुर गांव था। चेतन ने अपने सिर पर लगी चोट को सहलाया तो उसे एक हल्के से दर्द का एहसास हुआ। चेतन ने आश्चर्य से कहा, अरे ये मैं फिर से काल भैरव मंदिर आ गया और वो हवेली कहाँ गई, वो आदमी और खूनी वधू कहाँ गए और मेरे पीछे भाग रहे पहरेदार सबके सब अचानक कहाँ गायब हो गए। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। चेतन अभी कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ दूर पर खड़ा वही अजनबी आदमी नजर आया जो चेतन को हमेशा दिखाई दे रहा था। पहले काल भैरव मंदिर के पास, फिर हवेली के खंडहर के पास। वो अनजान आदमी हमेशा ही चेतन को अचानक से नजर आ जाता था और फिर गायब हो जाता था। और उसी खंडहर वाली हवेली के पास उस आदमी के हाथ के स्पर्श से अचानक ही चेतन किसी और समय में चला गया था। वो आदमी अपने दोनों हाथ बांधे एक दीवार से टेक लगाए बड़े आराम से चेतन को देख रहा था। जैसे ही चेतन की नजर उससे मिली वो मुस्कुराने लगा। चेतन ने उसे देखा तो जल्दी से उठ खड़ा हुआ और उस आदमी को आवाज दी, सुनो, आखिर तुम हो कौन और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। तुम्हारे सामने ही तो मेरे साथ ये सारी अजीब घटनाएं हुई हैं। फिर तुम ही बताओ कि आखिर एक पल में दिन से रात कैसे हो गई और अब फिर से रात से दिन हो गया। चेतन की बात पर वो आदमी बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए जाने लगा तो चेतन उसके पीछे भागा। देखो, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, कुछ तो है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो या फिर तुम मेरे ऊपर कोई जादू कर रहे हो। तुमने मुझे क्या दिखा दिया, क्या है उस हवेली का सच और कौन थी वो लड़की जो जिंदा है पर सब उसे आत्मा कहते हैं। चेतन के कदम उस आदमी के कदमों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। वो भाग तो रहा था तेज कदमों से, लेकिन उस आदमी तक पहुंच नहीं पा रहा था। चेतन ने खुद को संभालते हुए और हाँफते हुए उससे फिर से सवाल किया, तुम मेरे साथ ये अच्छा नहीं कर रहे हो। कोई काला जादू या सम्मोहन तो नहीं जानते हो तुम। मुझे बताओ कि आखिर सच क्या है। कौन था वो आदमी जो बिल्कुल मेरे जैसा दिख रहा था और कहाँ चला गया था मैं, कौन सी जगह थी वो। मुझे सच जानना है और तुम मुझे बताओगे सच। हैरानगी की बात ये थी कि चेतन लगातार भागते हुए उस आदमी से सवाल कर रहा था, लेकिन वो आदमी अपनी चाल से बड़े आराम से चला जा रहा था। चलते चलते वो आदमी अचानक ही एक दीवार के पीछे होकर निकल गया और चेतन जब तक भागता हुआ वहां तक पहुंचता उसे वो आदमी तो क्या, उसकी परछाई भी वहां दिखाई नहीं दे रही थी। चेतन बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसके दिमाग में सैकड़ों हथौड़े चल रहे थे। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो चेतन ने मुड़कर देखा। सामने वीर सिंह खड़ा था और वो वीर सिंह के घर के बाहर ही खड़ा था। वीर सिंह ने चेतन को इस हालत में देख परेशानी से कहा, क्या हो गया, कहां से भागे आ रहे हो, जैसे कि भूत देख लिया हो। दिन में तो खूनी वधू नहीं दिखी अब तक। चेतन ने झल्लाते हुए कहा, कोई भूत नहीं है इस गांव में,
सब भ्रम है और ये भ्रम जाल किसने फैलाया है ये मैं जान कर रहूंगा। चेतन ने खुद को संभाला और घर के अंदर चला गया। चेतन सीधा अपने कमरे की ओर चला गया। उस शाम उसने खाना भी नहीं खाया। पूरे वक्त उसके दिमाग में वो हवेली, वो खूनी वधू और हर्षवर्धन ही चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दिन और रात का चक्कर क्या है। चेतन मन ही मन सोच रहा था कि जब से वो इस गांव में आया है, हर दिन उसका सामना एक अजीबोगरीब घटना से हो रहा है, जिसका संबंध घूम फिर कर उस पर ही आता है। पर आज जो उसने देखा वो सारी घटनाओं से परे था। उसके मन में बस यही ख्याल था, उस हर्षवर्धन की शक्ल मुझसे इतना कैसे मिल सकती है? आखिर क्या संबंध है उससे मेरा? रात भर चेतन के दिमाग में यही सारे सवाल चलते रहे और इसी ख्याल के साथ उसकी आंखें कब लग गई उसे पता भी नहीं चला। अगली सुबह चेतन तब तक नहीं उठा जब तक वीर सिंह ने उसे झंझोड़कर न उठाया। वीर सिंह के उठाने पर चेतन हड़बड़ाते हुए उठा और बोला, कौन हो तुम? चेतन को ऐसे घबराया हुआ देख वीर सिंह भी परेशान हो गया। क्या हुआ भाई चेतन, कोई सपना देख लिया है क्या? चेतन ने थोड़ा संभलते हुए कहा। वीर सिंह, कुछ तो है जो समझ नहीं आ रहा और मुझे वो पता करना ही होगा। मैं इस गांव में और यहाँ के रहस्यों में उलझता ही जा रहा हूँ और ये सब तब से शुरू हुआ है जब से मैं काल भैरव मंदिर के उस गर्भगृह में घुसा था। सारी फसाद और सारा कंफ्यूजन वहीं से शुरू हुआ है और मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब भी अंत में उसी जगह पर मिलेंगे। चेतन को ऐसे परेशान देख वीर सिंह ने बोला, सही कह रहे हो तुम। उस गर्भगृह में कुछ तो ऐसा है जो अजीब है। तुम्हारे कहने से मुझे कुछ याद आया। उस दिन भी अजीब सी घटना हुई जब हम दोनों उस गर्भगृह के पास गए थे, याद है तुम्हें? उस दिन तुमने बताया था कि गर्भगृह पर लगा ताला खुद से खुल गया था। वीर सिंह के कहने पर चेतन ने याद करते हुए कहा, हाँ, उस दिन जब हम ताले को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो वो ताला खुद से खुल गया था। वीर सिंह ने आगे कहा, हाँ, और जब तुम वहां से निकले थे तो ताला तो बंद हुआ नहीं था। तो तुमने सोचा है कि जब ताला बंद नहीं हुआ तो पुजारी ने अब तक हल्ला क्यों नहीं मचाया? वीर सिंह की बात सुनकर चेतन एकदम से उठ बैठा और चौंकते हुए बोला, अरे हाँ, मुझे तो ये बात ध्यान में ही नहीं आई कि आखिर पुजारी को तो ताला खुला मिला होगा ना, फिर उसने इतनी बड़ी बात को कैसे जाने दिया? वीर सिंह ने कहा, ऐसे नहीं जाने दिया चेतन बाबू, बल्कि पुजारी को तो कुछ पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने पता लगाया है कि जब पुजारी जी हमारे जाने के बाद गर्भगृह के पास पहुंचे तो वहां के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था, जैसे कि कभी खुला ही ना हो। समझे कि नहीं समझे? चेतन ने समझने की कोशिश करते हुए कहा, मतलब हमारे जाने के बाद ताला फिर से वैसे ही खुद बंद हो गया जैसे खुद से खुला था? वीर सिंह ने कहा, हाँ, एकदम सही समझे। और ये कैसे हुआ ये अब तक हमारी सोच से तो परे है। तो तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि उस जगह पर ही सभी सवालों के जवाब है। दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी माँ ही वहां आई और बोली, वीर भैया, ये मेरे ताबीज को देखिए, इसका एक किनारा जरा सा टूट गया है, मुझे नहीं पता कैसे। माही के गले में पहने ताबीज के टूटने की बात सुनकर वीर सिंह घबरा गया और फौरन बोला, ये कैसे अनर्थ हो गया भाई? अरे ये तो नहीं टूटना चाहिए था। तो एक काम कर, ये मेरा ताबीज पहन ले, मैं इस टूटे हुए ताबीज को ठीक करके पहन लूंगा। इतना कहकर जैसे ही वीर सिंह ने अपने गले में पहनी ताबीज को उतारना चाहा, माही ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं वीर भैया, इस ताबीज की जरूरत आपको ज्यादा है। मैं तो फिर भी एक लड़की हूँ, मुझे उस खूनी वधू से कोई ज्यादा खतरा नहीं हो सकता। आपका पहनना ज्यादा जरूरी है। दोनों की बात सुन अचानक ही चेतन हंस पड़ा। उसे हंसता देख माही ने उसे घूर कर देखा तो वो बोला, तुम लोग बात ही ऐसी कर रहे हो कि हंसी आ गई। ये ताबीज अगर इतनी ही पावरफुल है कि इससे वो खूनी वधू भाग सकती है, तो फिर गांव के बाकी लोगों को यही ताबीज क्यों नहीं पहना देते हो? ऐसी ही ताबीजें बनवा कर सभी में बांट दो, फिर देखो वो खूनी वधू कभी नहीं आएगी यहाँ। चेतन की बात पर वीर सिंह ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, वाह, क्या उपाय बताया तुमने।
जैसे कि ये तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। अरे पगलेट इंसान, अगर ये ताबीज बन सकता तो कब का गांव के लोगों को ये पहना चुके होते हम। एक पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा ने अपनी शक्तियों से अभिमंत्रित करके ऐसे ही कुछ ताबीजें बनाई थी, जिसमें से एक माही और मेरे पास है, और बाकी के पता नहीं किन लोगों के पास है। पर जिसके भी पास है वो इसकी मदद से सुरक्षित बचे ही होंगे, क्योंकि मैंने इस ताबीज की शक्ति को आजमा लिया है। पर उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये ताबीज वाकई में काम करती है, और जब ये बात साबित हो गई कि ये ताबीज काम करती है, तो फिर हम गए थे उस तांत्रिक बाबा के पास और भी ताबीजें बनवाने, ताकि पूरा गांव सुरक्षित हो सके। लेकिन हमारे जाने से पहले ही वो बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए कि उसके बाद कभी उनका दोबारा दर्शन ही नहीं हो पाया। चेतन अब आगे कुछ बोल नहीं पाया, तो वीर सिंह ने कहा, तुम ये ताबीज छोड़ो और सोचो कि आगे क्या करना है, क्योंकि अभी मामला सुलझा नहीं है। चेतन को सलाह देकर वीर सिंह ने माही के ताबीज को लिया और उसे ठीक करने अपने किताबों वाले कमरे में चला गया, जहां वीर सिंह ने गर्भगृह के दरवाजे के ताले के बारे में चेतन को एक नई कहानी बता दी थी। वहीं चेतन अपने साथ हुई उस घटना को लेकर परेशान था, जहां वो अलग से लगने वाले समय में चला गया था, और वहां खंडहर वाली हवेली जो उस वक्त एकदम नई लग रही थी, उसके एक कमरे में उस लड़की यानी कि खूनी वधू के साथ अपने जैसे शक्ल वाले आदमी हर्षवर्धन को देखा था। चेतन इन्हीं बातों को सोचता हुआ बेचैन सा घर की छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नजर सामने सड़क किनारे खड़े उसी आदमी पर पड़ी जो उसे हर बार दिखाई देता है और फिर न जाने कहां चला जाता है। वो आदमी वीर सिंह के घर के बाहर सड़क पर झुककर बैठा हुआ था और वहीं से चेतन को घूरे जा रहा था। चेतन ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो फौरन भागता हुआ सीढ़ियों से उतरा और घर से निकलकर उस आदमी की तरफ लपका, लेकिन वो आदमी वहां से निकलकर आगे बढ़ गया। उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चेतन को अपने पीछे भगा रहा है, और उस वक्त चेतन गांव के बाजार में उस आदमी का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बार भी वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि उस आदमी की रफ्तार देखने में तो सामान्य थी, लेकिन वो चेतन से काफी दूर था, जिसकी दूरी चेतन बहुत कोशिश करने के बाद भी तय नहीं कर पा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चेतन उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। उनके बीच की दूरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। चेतन ने चीखते हुए कहा, सुनो, तुम मेरी बात सुनो, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे बात कर रहा हूं, रुक जाओ। कौन है ये आदमी और क्या चाहता है चेतन से? आखिर किस जाल में फंस रहा है चेतन? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वधू, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।